जाएगा और आपके लिए इतना तैयारी सफिशियंट है, ठीक है ना। चलिए बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं बुक के ऑब्जेक्टिव के साथ। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ इन द पेस फॉर लिविंग वाज डैश मैन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मुख्य पात्र, ठीक है, जो आपने द पेस फॉर लिविंग चैप्टर में जो नाटक देख रहा है एक बंदा है, वो उस बंदा है ना, जो सबसे मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र कौन है, तो एक इल्डरली मैन है, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है। इसमें एक मक्का व्यापारी है, कॉर्न मर्चेंट है, जो एक बूढ़ा इंसान है। आगे बात करते हैं, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल, ठीक है। जो यहाँ पर ऑथर है उस बात को स्वीकार करते हैं कि जब हम बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हैं ना, ठीक है, तो उससे हमें रियल आनंद नहीं मिलता है। जैसे आज हमने तो सोचा था कि हम 3-3 जिले जाएंगे, हमने वीडियोस भी डाल दी थी कि हम 3-3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे मिलने के लिए, लेकिन है ना, शायद आज हमारे नसीब में नहीं था मिलना, है ना, लेकिन फिर कभी मिलेंगे। बिल्कुल, मैं संजय सर को बोल दूंगा कुछ देर के बाद। सर थोड़ा सा अभी आराम कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि इतना हो सकता है कि सर वीडियो देख रहे होंगे या फिर सर आएंगे, तो मुझे लगता है कि सर आज आएंगे, है ना। आपको मैं मिलवा दूंगा सर से, है ना। बस आप थोड़ा बने रहो क्लास में, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, 200-400 ऑब्जेक्टिव है, वो मैं आपको करवा देता हूँ एक बार फिर से रिवीजन, और फिर है ना सर को मैं बुलवा दूंगा, एक बार बोल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी गर्ल्स वर इन द फिल्म द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग में कितनी लड़कियां थी भैया, तो 3 लड़कियां थी। आगे बात करते हैं, ठीक है। द एसे पेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द एगोनी, एगोनी का मतलब क्या होता है, दुख दर्द, ठीक है। यहाँ पे किसके दुख दर्द की बात होती है, तो एगोनी ऑफ अ मॉडर्न मैन, ठीक है, एक आधुनिक इंसान की एगोनी के बारे में बात होती है। हु हैज रिटन द एसे पेस फॉर लिविंग, किसने लिखा है भैया जी, आरसी हचिंसन जी ने लिखा है। आगे बात करते हैं, इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज डैश, जो कॉर्न मर्चेंट है, जो मक्का व्यापारी है, वो किस टाइप का इंसान है, वो एक बहुत ही एंसियस मैन है, बहुत चिंता है ना, चिंतित वाला व्यक्ति, बहुत चिंता है उसको, ठीक है, एक एंशियस मैन है। आगे बात करते हैं, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉयड गोइंग इन अ कार, जो ऑथर है इस चैप्टर में, वो कार में कितने की स्पीड से जाना मजा है ना, उसको एंजॉय करता है, ठीक है, आनंद आता है इतने स्पीड में ट्रैवल करना, ठीक है। तो 90 माइल्स एन आवर है ना, 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाना इसको बहुत पसंद है, इसमें इसे बहुत ज्यादा आनंद आता है। आगे बात करते हैं, द पेस इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ प्ले, प्ले का मतलब नाटक, यानी इस कहानी में, इस चैप्टर में जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उनको नाटक कहां पर देखना है ना, उसने नाटक कहां पर देखा था, तो डबलिन में, ठीक है। डबलिन एक शहर है जहां पर ये जाकर वो नाटक देखकर आए थे। आगे बात करते हैं, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर डिस्कसेस डैश, इस चैप्टर में जो ऑथर है, जो लेखक है, वो किस चीज के बारे में डिस्कस करता है, तो द एगोनी ऑफ अ मॉडर्न मैन के बारे में डिस्कस करता है। द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, ठीक है, ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है जो हमारा लेखक है, तो लेखक एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जहां पर लोग काफी स्लो सोचते हैं, तो लेखक भी काफी स्लो सोचने वाला इंसान है, बहुत इसका ये बहुत ही स्लो थिंकर है, ठीक है। तो एक ऐसी जनजाति से ये बिलोंग करता है, एक ऐसे ग्रुप से ये बिलोंग करता है जिस ग्रुप में जितने कम सोचने वाले लोग हैं ना, जो बहुत ही स्लो स्लो सोचते हैं, तो उससे ये बिलोंग करता है। आगे बात करते हैं, हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग, ठीक है। तो ये पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर है भैया, इसमें जो हमारे राइटर हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, किसमें क्लासिफाई करते हैं, तो वो एक स्लो थिंकर के रूप में अपने आप को क्लासिफाई करते हैं। आरसी हचिंसन रोट दैट ही वाच्ड अ प्ले इन, आरसी हचिंसन ने लिखा कि उसने नाटक देखा था, कहां पर, डबलिन में नाटक देखा था। मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ, ठीक है। तो यहां पर बच्चे जो हमारा मेंटल एक्टिविटी है, राइट, जो हमारा दिमाग का काम करने का जो क्षमता है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज को फॉलो करता है, द पेस ऑफ मशीन्स, राइट, मशीन्स। आगे बात करते हैं, द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा, जो ऑथर है जब वो सिनेमा देखने जाता है ना, तो उसको लगता है हम कहाँ आ गए हैं, वो एक नाउम्मीद उसके दिमाग में भर जाता है, क्योंकि वो बहुत स्लो सोचता है, सिनेमा में चीजें बहुत फास्ट फास्ट चलती हैं, तो सिनेमा कब आगे निकल जाता है, सिनेमा में क्या सब होता है, उसको बिल्कुल पता नहीं चलता,
है ना, और सिनेमा कब आगे निकल जाता है, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, पीपल नाउ अ डेज थिंक डैश देन एंशियंट टाइम। प्राचीन समय के मुकाबले आज के लोग कैसे सोचते हैं, तो काफी तेज सोचते हैं। आज के युग में लोग काफी तेज सोचने लगे हैं, ठीक है। रैपिड मूवमेंट गिव्स यू द सुपरफिशियल सेंस ऑफ, ठीक है, जो रैपिड मूवमेंट है सुपरफिशियल सेंस ऑफ क्या देता है भैया जी आपको, तो यहाँ पर सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा देता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग डैश बाय हिज नेफ्यू। जो मक्का व्यापारी है उसको उसके भतीजे के द्वारा क्या किया जा रहा था, तो उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था। आगे बात करते हैं, हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, है ना, बहुत ही तेज मूवमेंट, बहुत जीवन का जो बहुत तेज गति है ना, जीवन जो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, ये चीज किसको है, जो हमारे लेखक हैं उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऑथर इन द पेस फॉर लिविंग, है ना, इंजॉयज डैश, जो हमारे ऑथर हैं पेस फॉर लिविंग में, उसको है ना कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर जाना मजा आता है, ठीक है। कार में बैठ जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, और कार की स्पीड 90 माइल्स पर आवर होनी चाहिए, 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लॉन्ग ड्राइव पर, है ना, कार लेके जाना, इसको बड़ा मजा आता है, ये इंजॉय करता है हमारा लेखक। द पेस फॉर लिविंग, द ऑथर सेज दैट, इस चैप्टर में जो हमारे लेखक हैं, जो ऑथर हैं, सेज दैट कहते हैं, डैश आर डिजाइंड टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। यानी वो कौन सी चीज है जिसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि वह इंसान के मेंटल स्पीड को चेक कर सके, ठीक है। तो आज के टाइम में जो इंटेलिजेंट टेस्ट होता है ना, इंटेलिजेंट टेस्ट जो है उसको डिजाइन किया गया है आदमी के दिमाग को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, द पीपल नाउ थिंक फास्टर देन द पीपल डिड डैश। आज के लोग जो है ना बच्चे, 30 साल पहले जो लोग हुआ करते थे उनकी तुलना में आज के लोग बहुत ज्यादा तेज सोचते हैं। 30 साल पहले जितना लोग थे ना उसकी तुलना में आज के लोग बहुत तेज सोचते हैं। आगे बात करते हैं, द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वांट्स टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन डैश। यानी जो ऑथर है, जो लेखक है इस चैप्टर के, वो लंदन में डिनर करना चाहते हैं, और कहां पर लंच करना चाहते हैं, तो न्यूयॉर्क में लंच करना चाहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिजाइंड टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ, है ना, यानी ऑथर के अनुसार, जो हमारे लेखक है उनके अनुसार, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि वो क्या कर सके, है ना, लोगों की मेंटल स्पीड को टेस्ट कर सके, राइट। आगे बढ़ते हैं, स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग, यहां पर हो जाएगा, स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू गेटिंग लिविंग। जो स्लो थिंकर्स है ना उनके लिए एक बहुत ही नुकसान वाली बात क्या है कि क्योंकि उनका दिमाग काफी स्लो चलता है तो उनको जीवन यापन में बहुत दिक्कत होती है ना, जॉब्स वगैरह उनको जल्दी से नहीं मिल पाता है। हचिंसन वाज श्योर दैट ही विल स्कोर लोएस्ट मार्क्स इन एनी डैश टेस्ट। जो हमारे हचिंसन थे, आरसी हचिंसन जी, उनको ये बात 100% मालूम थी कि अगर कोई भी दिमाग को टेस्ट करने वाला, मेंटल स्पीड को टेस्ट करने वाला कोई इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ ना, तो उस टेस्ट में सबसे कम नंबर इसी को आएगा। जैसे आपको लगता है कि अगर इंग्लिश का एग्जाम हुआ तो सबसे कम नंबर हम ही को आएगा, ऐसा बहुत लोग सोचते हो गए, है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि अगर इंग्लिश का टेस्ट हो गया तो सबसे कम नंबर तो हम ही को आएगा, है ना, ऐसा सोचने वाले बहुत बच्चे होंगे। तो उसी प्रकार से जो हमारे आरसी हचिंसन साहब जी थे वो भी ऐसा ही सोचते थे कि अगर कोई दिमाग का टेस्ट हुआ, इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ, तो उस टेस्ट में सबसे कम नंबर हम ही को आएगा, ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द कॉर्न मर्चेंट वाज अनेबल टू हैंडल द डैश ऑफ लाइफ। जो मक्का व्यापारी था ना बच्चा, है ना, वो अपने जीवन का, ठीक है, अपने जीवन का आप कह सकते हो, है ना, जो चिंता है, जो एंजाइटीज है, उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, ठीक है, ठीक है ना, पेस, रफ्तार, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेस हो जाएगा, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, पेस, रफ्तार हो जाएगा, ठीक है, चलिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, पेस ऑफ लाइफ, है ना, वो अपने जीवन के रफ्तार को हैंडल नहीं कर पाएगा। आगे बात करते हैं, डैश आर हैंडीकैप्ड इन फाइंडिंग अ लिविंग फॉर देमसेल्फ, ठीक है। तो कौन वो लोग हैं जो अपने लिए जीवन यापन खोजना बहुत ही उनके लिए मुश्किल हो जाती है, जो स्लो थिंकर्स वाले लोग हैं।
आगे, द हीरो इन द मूवी एज डिस्क्राइब्ड इन द पेस फॉर लिविंग टुक ऑफ हिज डैश। इस चैप्टर में एक फिल्म देखने जब ये लोग गए थे, और उस फिल्म में जब एक हीरो की एंट्री होती है तो वो हीरो क्या करता है, अपना हैट निकालता है, अपनी टोपी निकालता है। क्या निकालता है? अपनी टोपी निकालता है जब वो अंदर आता है। ठीक है। हचिंसन सेज दैट व्हेन ही गोज टू द सिनेमा, हचिंसन साहब कहते हैं कि जब वो सिनेमा देखने जाते हैं, ठीक है, कहाँ जाते हैं, जब वो सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है ना, वो अपने आप को एक होपलेस सिचुएशन में पाते हैं। कहां पाते हैं? एक होपलेस सिचुएशन में। ठीक है, एक होपलेस सिचुएशन में पाते हैं, होपलेस फॉग। ठीक है, राइट, है ना, होपलेस फॉग। आगे बात करते हैं, वी स्लो थिंकर्स अकॉर्डिंग टू हचिंसन आर टेरिबली हैंडीकैप्ड। ठीक है, टेरिबली हैंडीकैप्ड हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, Who has written Me and Ecology Bit? किसने लिखा था बच्चे Me and Ecology Bit? किसने लिखा है? तो जॉन लेक्सो ने लिखा है। ठीक है, जॉन लेक्सो ने। आगे बात करते हैं, When the author of Me and Ecology Bit went to Mr. Williams, he was dash, वो पत्ते जला, सॉरी, बर्निंग लीव्स। ठीक है, जब हमारा ऑथर, जब हमारा लेखक इस चैप्टर में मी एंड इकोलॉजी बिट वाले चैप्टर में जब वो मिस्टर विलियम्स के पास जाता है, तो उस समय मिस्टर विलियम्स क्या कर रहे होते हैं? तो उस समय मिस्टर विलियम्स जो है वो बर्निंग लीव्स यानी कि पत्ते जला रहे होते हैं। ठीक है, उस समय वो पत्ते जला रहे होते हैं। आगे बात करते हैं, मी एंड इकोलॉजी बिट इज अबाउट, ये चैप्टर किस बारे में है बच्चे? तो ये चैप्टर है इन्वायरमेंट को बचाने के बारे में। The author of Me and Ecology Bit used to meet people and create awareness about, ठीक है, जो लेखक है इस चैप्टर में वो लोगों से मिलता था और किस चीज का अवेयरनेस फैलाता था बच्चे? तो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस के बारे में वो लोगों को बताता था। Me and Ecology Bit, the narrator talks about how he advises everybody what they should do to protect the ecology। ठीक है, जो ऑथर है वो कहता है कि वो कैसे लोगों से मिलता है और लोगों को सलाह देता है कि वो कैसे अपने इकोलॉजी को, अपने पर्यावरण को, है ना, परिस्थितिकी को बचाए। ठीक है, प्रोटेक्ट द इकोलॉजी। आगे बात करते हैं, द ऑथर एडवाइसेस मिस ग्रीन टू सेव डैश। जो ऑथर है वो मिस ग्रीन को एडवाइस देती है ना, देता है कि मिस ग्रीन आप क्या कीजिए, एल्युमिनियम कैन को, है ना, फेंकिए नहीं, उसको सेव कीजिए। विच एनिमल मेसेज मिस ग्रीन्स यार्ड। ठीक है, मिस ग्रीन के बगीचे को कौन सा जानवर पूरा बर्बाद कर देता है? तो वो, है ना, डोगेस भाई हैं अपने। मिस ग्रीन गोज अवे ऑन, मिस ग्रीन जो है कब जो है वो बाहर जाती है ना, कब? तो सैटरडेज और संडेज को वो कहीं बाहर चली जाती है। मिस ग्रीन वाज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिक ऑन, है ना, जो हमारी मिस ग्रीन है, ठीक है, वो जो गार्बेज है, गार्बेज मतलब जो गंदगी है, वो कब मतलब बाहर रखती थी? तो मंडे को वो जो है ना, मंडे को वो क्या करती थी, अपने घर का पूरा कचरा बाहर रख दिया करती थी ताकि लोग आए और उस कचरे को समेट कर लेके जाए। आगे, जिम हैज अ डैश रूट, जिम के पास, है ना, कौन सा रूट था? तो जिम हैज अ पेपर रूट हो जाएगा। जिम्स डॉग हैड डग अप मिस ग्रीन्स, है ना, मिस ग्रीन के यार्ड, मिस ग्रीन के ना गार्डन को आप कह लो, मिस ग्रीन के गार्डन को क्या किया था? कुत्ते ने पूरा तहस नहस कर दिया था। आगे, मिस्टर विलियम सॉ जिम्स डॉग टीयर ओपन मिस ग्रीन्स गार्बेज बैग, है ना, कूड़े का जो थैली जो मिस ग्रीन मंडे को अपने घर के बाहर रखती थी ना, तो मिस्टर विलियम्स ने कहा कि जिम, मैंने तुम्हारे कुत्ते को देखा था। मिस विलियम्स ने जो कूड़े का बैग, जो पॉलिथीन वगैरह जो बाहर रखा था ना, तुम्हारे कुत्ते ने पूरा फाड़ चीड़ कर उसको बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो मैंने देखा है। आगे, जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप डैश बाय वाचिंग टेलीविजन। जिम की मम्मी ने कहा कि बेटा जिम, तुम जो है ना पूरा बिजली जो है टीवी देख देख कर तुम पूरा बिजली खत्म कर देते हो। ठीक है, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डैश एंड सेव इकोलॉजी। जिम ने मिस्टर विलियम जॉनसन से कहा कि, है ना, इट वुड रिड्यूस क्या? इट वुड रिड्यूस पॉल्यूशन एंड सेव इकोलॉजी। इससे क्या होगा? अगर आप अपने कार को यूज नहीं करेंगे ना, शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, जो कम दूरी तय करने के लिए अगर आप कार नहीं निकालेंगे, अगर आप पैदल ही चले जाएंगे, है ना, कम दूरी तय करने के लिए अगर आप पैदल ही चले जाएंगे ना, तो इससे क्या होगा? इससे जो है हमारा पर्यावरण दूषित होने से बच जाएगा। ठीक है, राइट, है ना। चलिए, क्या है एक बार देख लेते हैं। बेगूसराय, बच्चा देखो, आऊंगा कभी ना कभी तो आऊंगा ना,
कभी ना कभी हम जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए बेगूसराय। सर आप मुख्यमंत्री बन जाइए, है कि नहीं? तो ऐसा वो दिन ना आ जाए भाई, इतना प्यार, सही बता रहा हूँ मैं। जिम टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। तो जिम ने मिस्टर विलियम्स से कहा कि विलियम भैया आप जो है पत्तों को मत जलाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, है ना, इट इज डैश फॉर द एयर, ये जो है हमारे हवा के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही बैड है, ठीक है, बहुत ही बुरा है, तो आप प्लीज ऐसा ना करें। आगे जिम फाउंड मिस्टर विलियम बर्निंग डैश, जिम ने मिस्टर विलियम्स को देखा कि वो पत्ते जला रहे थे। आगे बात करते हैं, जिम आस्क्ड मिस ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, है ना, हु डैश देम, हु कलेक्टेड देम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिम आस्क मिस ग्रीन टू सेव डैश सो दैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर्स। तो जिम ने मिस ग्रीन से कहा कि मिस ग्रीन आप जो है न्यूज़पेपर को बचा के रखिए ताकि उसको फिर से रिसाइकल करके उसको पेपर बनाया जा सके। अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार हु यूजेस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द मोस्ट, जिम के अकॉर्डिंग जो बिजली के जो उपकरण है ना उनका सबसे अधिक प्रयोग कौन करता है, तो महिलाएं करती हैं, ठीक है। ये अपनी मम्मी को बैठ के ताना मार रहा था कि मम्मी महिला लोग ना आजकल बहुत बिजली का इस्तेमाल करती है, और बेचारा खुद बैठ के उस समय जो है वो बैठ के टीवी देख रहा था और ज्ञान दे रहा था कि महिलाएं बिजली का यूज बहुत करती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें ये चीज सीखने को मिला कि अगर दुनिया में तुम चेंज लाना चाहते हो ना, तो पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, तुम खुद को बदलो तभी दुनिया बदलेगी, है ना, समझे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, ठीक है, कोई भी इंसान इकोलॉजी के बारे में कुछ भी करना नहीं चाहता है। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट, यानी जो खाद है, जो कंपोस्ट है, उससे किस प्रकार की प्रदूषण फैलती है, तो उसे नोज पोल्यूशन, ठीक है, दुर्गंध, नोज पोल्यूशन फैलती है। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मिस्टर जॉनसन के घर से जो पोस्ट ऑफिस है वो कितने ब्लॉक की दूरी पे था, तो 2 ब्लॉक की दूरी पे था। सॉरी बच्चों, जॉनसन को कहा गया कि आप अपने कार को यूज कम कीजिए ताकि हमारा पर्यावरण थोड़ा बचा रहे। नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेड बाय, है ना, इसने ये बात कही थी कि किसी की इच्छा नहीं होती है कि पर्यावरण के बारे में कुछ करे, तो ये बात कही थी जिम भैया ने। आगे बात करते हैं, श्योरली इट इज वेरी हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, है ना, इकोलॉजी। तो जिम भाई कहते हैं कि सचमुच में, है ना, ये लोगों को पर्यावरण के लिए काम करवाना बहुत मुश्किल वाली बात है। The narrator found a lot of people outside because it had just turned dash। जो नैरेटर है, ठीक है, जो कथाकार है, वो उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो है अपने, है ना, अपने अपने घरों के बाहर हैं, क्योंकि मौसम जो है बदल चुका है। कौन सा मौसम आ चुका था, तो स्प्रिंग का मौसम आ चुका था, इसीलिए कई सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले थे। Preaching about ecology is easy but it is difficult to abide by the rules of dash, rules of preservation। यानी इकोलॉजी को बचाने के बारे में भाषण देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो सचमुच में पर्यावरण को बचाने के बारे में सोचते हैं, वरना भाषण देने वाले बहुत लोग होते हैं, जिसमें से एक अपना जिम भैया भी था, ठीक है, राइट। आगे बात करें, चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट, Which of the following statement is false according to the essay? इस essay के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन गलत है, तो सी नंबर, है ना, कौन सा कथन गलत है, तो ये डी नंबर। People easily get convinced by Jim, यानी सभी लोग आसानी से जिम की बात मान लेते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, कोई भी जिम की बात नहीं मानता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि सभी लोग जो है जिम की बातों से आसानी से सहमत हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी इसकी बात से सहमत नहीं होता है। विच रूट डज द ऑथर फॉलो, जो ऑथर है कौन सा रूट फॉलो करता है, तो पेपर रूट फॉलो करता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, ठीक है, बगीचे के लिए क्या चीज सबसे बढ़िया है, तो खाद, है ना, जो कंपोस्ट होता है, जो खाद होता है, वो बहुत बढ़िया है। हु मेक्स रन फॉर द कार, कार की तरफ दौड़ कर कौन जाता है, तो अपने मिस्टर जॉनसन भाई साहब वो कार की तरफ दौड़ के जाते हैं। हाउ डिड द नरेटर यूज इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने नरेटर है, जो जिम भैया है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कैसे करते हैं, तो वो टीवी देख देख कर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हैं।
इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा, गिल्लू वाज इंजर्ड बाय। गिल्लू जो है बच्चे, जो गिलहरी रहती है, वो कैसे चोटिल होती है? तो कौवों की वजह से वो चोटिल हो जाती है, ठीक है। महादेवी वर्मा टॉट गिल्लू टू सिट क्लोज टू हर प्लेट। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को यह सिखाया है कि गिल्लू बेटा, तुम प्लेट के पास तुम्हें कैसे बैठना है, ठीक है। ये बात किसने सिखाई थी? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा वाज लीडिंग पोएटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन डैश, ठीक है। जो महादेवी वर्मा जी थी, वो बहुत ही एक लीडिंग पोएटेस थी, ठीक है। पोइट्री इन हिंदी, हिंदी में जो कविताएं होती है ना, उसमें वो एक बहुत ही जानी मानी, बहुत ही चर्चित चेहरा थी। महादेवी वर्मा सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर डैश एट द फ्लावर पॉट, ठीक है। तो पोकिंग देयर बीक्स, बीक्स का मतलब होता है चोंच। तो महादेवी वर्मा ने क्या देखा कि जो कौवे हैं ना, वो अपने चोंच को, जो वहां पर फूल का जो है ना, क्या बोलते, गमला होता है, उसके पास कौवे जा जाकर है ना अपना चोंच मार रहे हैं, ठीक है। आगे, गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेवी वर्माज अटेंशन। गिल्लू हमेशा महादेवी वर्मा जी का ध्यान अपने तरफ खींचने की कोशिश करता था। हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। मंगला प्रसाद प्राइज किसे मिला था? महादेवी वर्मा को। गिल्लू इज रिटन बाय, गिल्लू किसके द्वारा लिखा गया था? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। गिल्लू हैड स्टॉप्ड डैश द डे ही डाइड। गिल्लू जिस दिन मरा उस दिन उसने खाना पीना छोड़ दिया था। गिल्लूज डैश इज एस्टोनिश्ड एवरीबडी हु वॉच्ड हिम। तो गिल्लू की जो हरकतें थी, जो एंटिक्स थी, ठीक है, इसको देखकर सभी लोग काफी आश्चर्यचकित हो गए थे। गिल्लू वाज द नेम ऑफ अ डैश। गिल्लू किस चीज का नाम था? तो गिल्लू एक गिलहरी का नाम था, ठीक है। गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। ये गिल्लू जो चैप्टर है ना बच्चा, ये कहानी एक बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्ती के ऊपर में। दोस्ती किसके किसके बीच? तो इंसान और एक जानवर के बीच की दोस्ती की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है ये, है ना। गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द डैश क्रीपर। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, गिल्लू वॉज बरीड अंडर। बरीड का मतलब होता है दफनाया गया, ठीक है। यानी कि गिल्लू को कहाँ हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया, है ना। या गिल्लू को कहाँ दफन किया गया? तो संजोही, ठीक है। संजोही प्लांट, संजोही नामक एक पौधा है, उसी पौधे के नीचे जो है, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कितनी दफा कहा है, एक बार फिर कहता हूं कि लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनका ना, जो क्या कहते हैं वो, पेमेंट कभी नहीं पूछना चाहिए, समझे। लड़कियों से उसकी उम्र और लड़कों से उसकी सैलरी पूछना बहुत ही गलत बात है, ये आप पूछ नहीं सकते हो। क्योंकि जब आप लड़कियों से उसकी उम्र पूछोगे तो वो हमेशा कम बताएगी, और जब लड़कों से उसकी सैलरी पूछोगे तो वो हमेशा आपको ज्यादा ही बताएगा। तो आपको सही जवाब तो मिलने नहीं वाला। तो इसीलिए ये सवाल ही पूछना व्यर्थ है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग, है ना। या व्हेन गिल्लू वाज हंग्री ही मेड अ साउंड। तो गिल्लू जब भूखा होता था तो वो किस टाइप का साउंड निकालता था? तो वो चिक चिक की साउंड निकालता था। तो ऑथर हंग अ डैश फॉर गिल्लू। ऑथर ने गिल्लू के लिए क्या लटकाया था? तो एक है ना, जो फूलदानी होता है, जो फ्लावर बास्केट होता है, वो चीज लटकाया गया था। तो ऑथर ट्राई टू फीड गिल्लू सम डैश, है ना। तो ऑथर ने, लेखक ने, जो महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने कोशिश किया था कि गिल्लू को कुछ है ना दूध वगैरह पिलाया जाए, है ना। राइट, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू। गिल्लू के लिए किसने हीटर का स्विच ऑन कर दिया था? किसने स्विच ऑन किया था? तो खुद ऑथर ने, खुद हमारी लेखिका जी ने। व्हाट डज द वर्ड अबोर्ड मीन। अबोर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाउस, घर, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो डायरेक्टली, अबोर्ड का मतलब घर होता है, ठीक है, घर। और यहाँ पे होम बोलो या हाउस बोलो, एक ही मतलब है। What was the favorite food of गिल्लू। गिल्लू का सबसे पसंदीदा खाना क्या था? वो था काजू। When the narrator sits down to write, गिल्लू wanted to कैच हर अटेंशन। जब भी जो हमारी जो नरेटर हैं, जो कथाकार हैं, जो महादेवी वर्मा जी हैं, जब भी वो लिखने के लिए बैठती थी, तो टेबल के पास गिल्लू आकर हमेशा कोशिश करता था कि उसका ध्यान अपनी ओर खींचे। वो कुछ कुछ नाटक करता था, उछलता कूदता था, ताकि क्या हो, है ना, ताकि क्या हो, गिल्लू जो है आए और उसका है ना अपना अटेंशन उसकी तरफ खींचे, है ना। राइट, समझे बात को। आगे बढ़ते हैं भैया जी, आगे बढ़ते हैं।
इन द एसे गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वेरल इन हर डैश, ठीक है, तो अपने बरांडा पे, ठीक है। तो यानी इस कहानी में गिल्लू जो काफी बुरी स्थिति में था, काफी चोटिल स्थिति में था, तो गिल्लू को महादेवी वर्मा जी है ना, वो गिल्लू कहाँ मिला, तो उसके बरांडा पे मिला। इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीन्ड द वुंड्स ऑफ बेबी स्क्विरल एंड अप्लाइड डैश। इस कहानी में जो अपनी महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने जो है ना छोटा सा जो गिलहरी है उसके घाव को अच्छे से साफ किया और उस पे पेनिसिलिन लगाया। क्या लगाया बच्चे? पेनिसिलिन, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे, एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट स्क्विरल वुड नॉट, ठीक है, लिव। सभी ने ये बात कहा कि इतना चोटिल स्थिति, इतनी घायल स्थिति में ये जो स्क्विरल है ना, ये जो आपका गिलहरी है, ये ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत नाजुक है और ये ज्यादा दिन तक जो है नहीं रह पाएगा, ठीक है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली डैश ईयर्स। जो स्क्विरल्स होते हैं ना, उसका जो जीवन काल होता है वो मैक्सिमम 2 सालों का होता है। द कलर ऑफ गिल्लूज आईज वॉज, गिल्लू की आंखों का जो कलर था वो कैसा था, तो उसकी आंखों का रंग ब्लू था। द डैश वॉज कंसिडर्ड एन ईजी प्रे बाय द क्रोज। कौवों को अपना सबसे आसान शिकार कौन दिख रहा था उस वक्त, तो वो जो अपना गिलहरी था वो, ठीक है। द डैश स्लिड, स्लिड का मतलब है ना खिसक जाना, मतलब कि बह जाना, फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ स्क्विरल्स माउथ। जो गिलहरी के मुंह के दोनों तरफ से कौन सी चीज बह रही थी, तो जब महादेवी वर्मा जी उसको है ना रुई से डाल डालकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी ना, जब वो पूरा बेहोश पड़ा हुआ था, तो महादेवी वर्मा जी है ना कॉटन की सहायता से उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तो उसके मुंह से दोनों तरफ से वो ना वो बह के निकल जा रहा था दूध, ठीक है। चलिए, Who has written the essay What is wrong with Indian films? ये essay किसने लिखा है? सत्यजीत रे ने लिखा है। According to the essay, इस essay के अनुसार, ठीक है, which of the following statement is false? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो ये नंबर डी नंबर, द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड बाय एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये चीज क्या है बच्चा? रॉन्ग है। आगे बात करते हैं, सत्यजीत रे इज द राइटर ऑफ, ये कौन से चैप्टर के राइटर हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये इसके राइटर हैं, इस चैप्टर के लेखक हैं। सत्यजीत रे वाज अ वेल नोन डैश ऑफ इंडिया। सत्यजीत रे बच्चे एक बहुत ही जाने माने फिल्म निर्देशक थे, है ना, फिल्म डायरेक्टर थे इंडिया के। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के द्वारा कौन सी फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया गया, तो स्लम डॉग मिलेनियर को प्रोड्यूस नहीं किया गया था, ठीक है। बाकी पथेर पंचाली, अपराजिता और शतरंज का खिलाड़ी, ये 3 फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस किया था। स्लम डॉग मिलेनियर इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल, ठीक है, यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशनल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे डज नॉट नीड मच ग्लॉस। सत्यजीत रे के अनुसार भारतीय सिनेमा को उतनी चमक धमक की आवश्यकता नहीं है। इन द एसे सत्यजीत रे कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ वेस्टर्न फिल्म्स, ठीक है, यानी भारतीय फिल्मों की तुलना पश्चिमी देश की फिल्मों से कौन कर रहे होते हैं, कौन कंपेयर करते हैं, तो सत्यजीत रे। द इंडियन फिल्म इमिटेट स्टोरीज मोस्टली फ्रॉम, ठीक है, यानी जो इंडियन फिल्में होती है ना, वो जो मैक्सिमम स्टोरी होती, जो कहानियां होती हैं, ठीक है, उस कौन सी फिल्मों की कहानियां को वो कॉपी करने की कोशिश करता है। जो हॉलीवुड की फिल्में है ना, उनके जैसे बनाने की, उनको कॉपी करने की कोशिश करता है कौन? जो हमारे फिल्म के लोग है ना, जो फिल्म बनाने वाले लोग होते हैं ना आजकल, वो यही करने लग गए हैं। अपनी कोई कहानी इनके पास है नहीं, हॉलीवुड कोई मूवी देखा उसको अपने स्टाइल में बनाने की कोशिश करते हैं। आगे, इफ द इंडियन फिल्म मेकर्स कीप देयर आईज ओपन, अगर भारतीय फिल्म निर्माता अपनी आंखें खुली रखेंगे ना, तो उनको अपने आसपास ही बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी जिससे वो बहुत ही अच्छा फिल्म बना सकते हैं, ठीक है, राइट। कोई डाउट इसमें? यस और नो? यस और नो जल्दी मुझे बताओ। चलिए आगे बात करते हैं। नो इंडियन सिनेमा कैन बी डैश ऑन ऑल काउंट्स। कोई भी भारतीय फिल्म को है ना अक्लेम्ड नहीं कर सकते, राइट। नो इंडियन फिल्म कैन बी अक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स। एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ डैश।
जो इंडियन फिल्म्स होती हैं है ना, उनको अपने इनकंसिस्टेंसीज पर, ठीक है, स्टिल क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं, इंडिया इज डैश ओनली टू हॉलीवुड इन द फिल्म प्रोडक्शन। फिल्म निर्माण के मामले में हॉलीवुड के बाद इंडिया का सेकंड स्थान आता है, ठीक है, इंडिया इज सेकंड। हॉलीवुड के बाद इंडिया जो है वो सेकंड स्थान पर आता है फिल्म निर्माण में, ठीक है, राइट। समझ में आया, यस और नो? समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, चलो, है ना, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं 104 में। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन डैश। भारत की पहली शॉर्ट फिल्म कब प्रोड्यूस किया गया था? 1907 में। नेक्स्ट है, द डैश ऑफ आवर फिल्म्स आर रिपीटेड विथ विजुअल डिसोनेंस, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया बच्चे? विजुअल। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स, जो मैक्सिमम फिल्म्स होती है ना, वो क्या होती है बच्चे? विजुअल डिसोनेंस की रिपीट होती है, राइट, है ना। अरे भाई को कौन सा गलत है? सही है यार, है ना। 92 का क्या हो गया? 92 में जरा देखो, मैं 92 में क्या हो गया? अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ यही है, सी नंबर होगा, ठीक है। 92 का सी ही होगा, द सिनेमा डज नॉट। हाँ, सिनेमा में बच्चे कोल्ड लॉजिक और साइंस होता है, यहाँ पे डज नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा, 92 का सी होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, सॉरी, 92 का सी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि भारतीय फिल्में जो होती है वो कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, है ना, का मिश्रण होती है, बिल्कुल सही है, 92 का सी होगा, है ना। और भी कोई है क्या रॉन्ग? और भी कोई लग रहा है क्या, है ना, राइट, है ना, जल्दी बताओ, और कोई है क्या? और कोई रॉन्ग है? मेरा गला सूख रहा है, अडे कोई रखती होंगी ना, ताकि वो उसका सामान जो है वो निकल के लेके चला जाए, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है, द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, हो जाएगा, ठीक है, यही नंबर था ना, ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, द सिनेमा डैश इन वेरियस मेजर्स एंड द फंक्शंस ऑफ पोइट्री म्यूजिक, तो यहाँ पे क्या होगा? कंबाइंस हो जाएगा, द सिनेमा कंबाइंस। आगे, व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबाउट एवरीथिंग एल्स इज स्टाइल, idiom, a sort of iconography हो जाएगा। There should be a drastic simplification of style and dash in Indian cinema, ठीक है, स्टाइल एंड टेक्निक, हमारे इंडियन सिनेमा में उसकी एक स्टाइल, एक अलग टेक्निक होनी चाहिए जो नहीं दिखती है आजकल। टुडे डैश कमांड्स द सेम रिस्पेक्ट इन, है ना, तो आज के टाइम में सिनेमा को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है, उतना ही सम्मान मिलता है जो बाकी अदर, ठीक है, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा, which is the most potent and versatile art form, cinema. Satyajit Ray is very critical of the dash of Indian films. So very critical of the quality of Indian films. वो काफी